इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये हमारी तरफ से लगभग समापन के दौर में था। थ्योरेटिकल पार्ट हमने तमाम सारे कंप्लीट कर दिए थे, मोस्टली बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने कर दिए हैं। कुछ पार्ट अब न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस का आपके लिए बच जाता है, तो उस लास्ट फेज़ में हम इस चैप्टर के जाएंगे। आज के टर्न में आपके लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में टोटल आपके एडिशनल एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज मिलाती है शायद 32 और समथिंग लाइक दैट क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से हाफ पार्ट हम लोग आज निपटाने का प्रयास करेंगे और हाफ पार्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि कल पूरा हो जाए। तो इस तरह से 2 टर्न में आपकी एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन होता जाएगा। आए देखिए ध्यान से, शुरुआत एनसीईआरटी की जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बता दें शुरुआत करती है। लास्ट में मैंने इसको इसीलिए लिया है ताकि आपको एक पूरा चैप्टर का रिवीजन टाइप, एक शॉर्ट रिवीजन टाइप अपने आप होता हुआ जाएगा। वो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे लगा लिए हैं, मेरा अंदाज़ है 50-60। अब इनके थ्रू हम क्या करेंगे, एक बार कंप्लीट चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन पे जाते हुए हम चले जाएंगे। तो आए देखें, जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है आपके लिए स्क्रीन पे, आपका एनसीईआरटी के इस चैप्टर की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कहता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स के बीच आपसे फोर्स जानना चाह रहा है, जबकि आपसे कह रहा है हैविंग चार्जेस, जिनके चार्जेस आपको दिए हैं 2 × 10⁻7 कूलॉम एंड 3 × 10⁻7 कूलॉम। कायदे से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस समय क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा मानना है उनमें से 80% लोग इसको खुद भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उन्हीं के लायक क्वेश्चन है। बाकी मैंने कहा चूँकि मेरा काम ये था कि एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूं शॉर्टकट रिवीजन के तौर पे। 2 चार्जेस के बीच का फोर्स जानना चाह रहे हो, कूलॉम्स लॉ आपका लगेगा, और कूलॉम्स लॉ आपका चूंकि अपार्ट इन एयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी बता दूं एयर की बात कर रहे हैं, इसलिए आप क्या लेते हो जाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कूलॉम्स लॉ आपके याद आ ही जाता है, Q1 and Q2 are the charges, R is the separating distance between them। फ्री स्पेस में चल रहे हो, एयर या वैक्यूम में, तो फ्री स्पेस के लिए पहली पहचान मैंने कहा था 4πε0 आप ले रहे हैं, और दूसरी पहचान आपका जो है 4πε0 की वैल्यू आप कितनी लेते हुए जाएंगे, तो वैल्यू आप लेंगे 9 × 10⁻9। तो आराम से रख देते हैं 9 × 10⁻9 Q1 एंड Q2 जो आप चार्जेस देख रहे हैं 2 × 10⁻7, और आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं ना, और साथ में होगा 3 × 10⁻7। साथ साथ मेरे करते जाइएगा, रुकिएगा मत। एनसीईआरटी की बुक आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है, और मैंने कहा कई लोगों के पास फिजिकली भी हो सकती है, तो जैसा भी है बुक है ही, मैं तो केवल क्वेश्चंस लेता जा रहा हूँ। 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर का मतलब नज़र आ रहा होगा, ये हो गए 30, ये हो गए सेंटीमीटर, और साथ में होल स्क्वायर तो कर दें मेरे साथ साथ, और एक बार चेक कर लूँगा आंसर्स कैसे निकालने हैं तेज़ी से, ये भी आपको बता देंगे। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत महान काम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस टाइप कर चुके हैं, इसलिए इसको तो मैंने कहा केवल हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि एक बार रिवाइज रीटाइप। क्या करते हुए जाओगे, सबसे पहले 10-2 10-1 दिख रहा होगा, 10-1 हो जाएंगी, पावर स्क्वायर करोगे वापस 10-2 होंगे, 10-2 को ऊपर ले लें, 10 + 2 और 10 9 टोटल हो गए 10⁻11। 10⁻11 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 4, और 10 4 में से -7 करेंगे, सो 10⁻3। तो पहला काम तो ये समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका 10⁻3। बाकी बचा हुआ देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका 9 और 9 कैंसिल, बचा हुआ आपके पास बचा 3 × 2 = 6, तो 6 × 10⁻3। और सबसे खास बात, फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट रखिएगा न्यूटन। आराम से 1 सेकंड लेके कैलकुलेट कर दें, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में मैं किसी का वेट नहीं करूँगा, करते जाइएगा। तो बहुत छोटा सा हम कहते हैं बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन माना जाएगा, जिससे हम कूलॉम्स लॉ के आसपास स्टार्टिंग लेते थे, ठीक है ना। बाकी चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इसको हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हो गया कंप्लीट सभी का, चेक करें। ठीक,
नेक्स्ट एक क्वेश्चन बढ़ते हैं इस बात, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलॉम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलॉम। दो स्फीयर हैं 0.4 और -0.8 माइक्रोकूलॉम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का फोर्स है और आपसे आना चाह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच का आपका डिस्टेंस कितना होगा। मुझे नहीं लगता कोई खास क्वेश्चन है, वही पुराना काम हमें फिर से करना है। पुराने काम का मतलब अगेन आपको इस्तेमाल करना है कूलॉम्स लॉ, जो आपसे कहता है एफ फ्री स्पेस में आप जा रहे हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ 9 × 10⁻⁹ और साथ में आपके क्या होंगे Q1 Q2/r²। अगर आप इसका मतलब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें गिवन है, ध्यान देखें, डाटा आराम से पकड़ें। क्या कह रहा है इन एयर द फोर्स 0.2 न्यूटन, तो ये हमने रख लिया 0.2 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इंटू, बाकी हमने जिस लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन तो मजाक सरीखे लग रहे होंगे, है ना। Q1 Q2 जो आपको दिए हैं 0.4 माइक्रोकूलॉम और सेकंड मैंने कहा आपका दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलॉम। और फिर याद दिलाऊं, माइनस मत पूछना क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ना कि अभी डायरेक्शन। और लास्ट काम आपका r² यानी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारा r²। चले आए इस पार्ट तक, फिर एक सेकंड में इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। वैसे तो आप भी इसको कैलकुलेट करने में सक्षम है। चलें फोर्स का फॉर्मूला लगा दें और मज़े से चलें छोटी छोटी कैलकुलेशन कर देते हैं। 0.2 से आप कर देंगे, 0.2 2 जा 0.4 हो जाएंगे, बाकी 10 - 6 10 - 6 10 - 12 होंगे, 10 - 12 और 9 यानी ये आपके हो जाएंगे 10 - 3। साथ में आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, 9 2 जा 18 और 18 × 0.8, 18 × 0.8, 18 8 जा ऐसे भी कर सकते हो, 8 2 जा 16 और 16 9 जा 16 9 जा जाएंगे, तो ये आएगा आपका 14.4 × 10 - 3 और r² हम इस तरफ ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो लगभग आप देखें हमारा आ गया। अंडर रूट निकालने जाओगे तो मैंने कहा था एक टर्न पर और भी पिछले टर्न से बात कर रहे थे भैया, एरिथमेटिक्स में लगता है दिमाग, और कौन सा दिमाग, 7th 8th या 6वीं क्लास का। 14.4 144 का अंडर रूट निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो चलो आपके लिए हिंट दे देते हैं, r² हो जाएगा आपका 144 × 10 - 4। समझ में आ रहा होगा, एक 10 मैंने इसमें कैरी कर लिया और 10 - 4 हो गए। अब देखो ध्यान से, दोनों पार्ट का अंडर रूट डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी r = आपके हो गए 12 × 10 - 2 मीटर। चाहे तो आप इसको आंसर मान सकते हैं। बाकी मैंने कहा था अब चूंकि फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है तो कम से कम डेसिमल और इन सब की कैलकुलेशन मीटर सेंटीमीटर ये सब आपको मालूम होने चाहिए। 12 × 10 - 2 मीटर, इट इज़ वन पॉसिबल आंसर। कोई कहता है 0.12 मीटर, इट इज़ ऑफ कोर्स एन आंसर। एंड कोई कहता है r = 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी जगह आपके हैं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी होंगे, तो ये सारी कहानी आपको मालूम हो कि ये तीनों आंसर एक ही चीज़ बता रहे हैं, 12 10 - 2 0.12 या 12 सेंटीमीटर। तो चलें पहला पार्ट मैंने कहा इसका हमने सॉल्व कर दिया, करते हैं साथ साथ और देखते चलिएगा, और साथ साथ ही चलते आइएगा, क्यों इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो कि हमें बहुत ज़्यादा करना पड़े। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन, और मज़ेदार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये आपको याद होगा, ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव्स में आपसे टेस्ट में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। सेकंड स्फीयर का जो है फर्स्ट पे या फर्स्ट का सेकंड पे फोर्स कैसा होगा, तो आप बताया जाता है इलेक्ट्रिकल कूलॉम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जो भी आपका रिपल्शन आता है बिटवीन टू चार्जेस
इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन। और म्यूचुअल इंटरैक्शन का मतलब है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जितना फोर्स पहला दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा। तो ये फोर्स आपको मालूम था, ये कितना था 0.2 न्यूटन। तो पार्ट ए आपने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट बी में एक छोटी सी लाइन लिख दें। लाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप आंसर एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा एक लाइन लिख दें। पार्ट बी के लिए आप लिख दीजिएगा एज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, as the electric force between the two charges is a force of mutual interaction, as the electric force between two charges is a force of mutual interaction, thus बस फिर वही force on the second sphere is also, thus force on the second sphere is also 0.2 न्यूटन। दैट्स ऑल। ठीक, क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ के लिए, और नेक्स्ट आप जाएंगे इसके बाद, नेक्स्ट आप चलेंगे, अगला कह रहा है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी ई, थोड़ा सा ऐसा प्रिंट है ये, एम ई अपॉन एम पी इज डायमेंशन लेस। लुक अप ए टेबल ऑफ डायमेंशंस कांस्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। आ जाए, ये क्या सिग्निफाई करता है ये मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। ये कह रहा है आप शो करें कि ये रेशियो, और मैं रेशियो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपरली। रेशियो आपको दिया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, आपसे कह रहा है डायमेंशन लेस है, इसको प्रूव करें। क्या आपको याद आता है कूलॉम्स लॉ, जहाँ हम पढ़ाते हैं कूलॉम्स लॉ पढ़ाने की स्टार्टिंग ही में एक बजाय डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ पढ़ाने के मैं याद दिलाता हूँ 11th का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू मासिव पार्टिकल्स इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखें, आपको नजर आएगा नीचे जो है जी m1 m2 लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इससे तो आप वाकिफ़ हैं ही। ऊपर ज़रा ध्यान देखो, ये आपके सामने के ई इंटू ई, यानी चार्ज ऑफ द फर्स्ट और चार्ज ऑफ द सेकंड लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। इसको मैं एक छोटा सा काम करता हूँ ना, देखें ध्यान से, मैं इसको कर देता हूँ के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन कर देता हूँ और आपको मालूम है ये अलाउड है, नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। क्या आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक और ये हो जाएगा एफ ग्रेविटेशनल। ऊपर वाला टर्म आप देखें इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और थोड़ा फास्ट हो रहा है बेटा, फास्ट कहाँ हो रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत है, और कितना स्लो कराओगे, चलते जाओ, तो कह तो रहा हूँ साथ साथ करते चलो, मोबाइल सामने रखो और चलते चलो। दूसरा मैंने कहा जी एम ई एम पी पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जैसे आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा है दोनों फोर्सेस हैं, और इसीलिए आप एक लास्ट काम दिखा देंगे, चलो ऐसे दिखा देते हैं, आप बता देंगे 10 डायमेंशंस आपकी कितनी आ जाएंगी, फोर्स की डायमेंशन वैसे तो वैसे ही दिख रहा होगा, MLT -2 MLT -2 कर दोगे तो भी निकाल दोगे, चाहें तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा, या ऑप्शनल आप क्या क्या बता सकते हैं, आप बता देंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड gravitational force between E and P. So it is dimension लेस। तो चाहे आप दोनों तरीके से दिखा दें, एक तरीका मैंने कहा डायमेंशन दिखाने का ये भी है, और दूसरा तरीका क्या है जो नॉर्मल है, दोनों रेशियो ऑफ फोर्सेस और रेशियो ऑफ फोर्सेस डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कर दें इतना सॉल्व, पहला पार्ट तो के ई स्क्वायर एम जी एम पी
जो आपको डायमेंशंस लेस दिख जाएगा, है ना। और एक सेंटेंस बगल में दिखा दीजिएगा ऑप्शन के तौर पे, वो आप क्या दिखाएंगे, जो मैंने कहा तो ऐसे दिखाएं, या फिर आप दिखा दें इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ई एंड पी। ई और पी का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। तो आप बताएंगे दस इट इज़ डायमेंशनलेस। आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला काम हमने कर दिया, हमने डायमेंशनलेस शो कर दिया। तो चेक करें क्या आपने इतना नोट कर दिया, हाँ है ना, देखें फुर्ती से। कर दिया सभी ने, बढ़िया। चल अब इसी के आगे, इसी के एक पार्ट पे और जाते हैं। आपसे कह रहा था जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन करें। और सबसे खास काम एक्चुअली वो ये जानना चाहता है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, आखिरकार ये रेशियो क्या दिखाना चाहता है। तो पहले मैं बताता हूँ, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन की जब आप चर्चा करते हैं कूलॉम्स लॉ के बाद, जब हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसमें आपने एक पॉइंट लिखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में एफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 रेज टू पावर 39, 10 रेज टू पावर 40 एंड 10 रेज टू पावर 42 टाइम्स ग्रेटर होता है डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स, कि आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, प्रोटॉन लिए हैं या ये। यानी एक रफली आइडिया अगर लें तो 10 रेज टू पावर 40 के आसपास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अकॉर्डिंग एक आध पावर कम ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आपको मालूम है 10 रेज टू पावर 40 आता था, और उसमें आपसे कहते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, अल्टीमेट ग्रेटर। और ध्यान से देखें एक्चुअली यही हम यहाँ पर कैलकुलेट करके यही सिग्निफिकेंस यहाँ भी निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ एक आ गया है कि आपको इसको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान देखें। आपको जो रेशियो दिया है हम फिर से लिख देते हैं। ये रेशियो दिया है ke² अपॉन GMPme, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप करेंगे के की वैल्यू आपको मालूम है, के आपका होता है 9 × 10 रेज टू पावर 9। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज आपको मालूम है 10 रेज टू पावर -29 होल स्क्वायर। कैपिटल जी ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों के वैल्यू अब याद होनी चाहिए। 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन ये भी भैया 12th में है सारे लोग, तो ये ध्यान हो, मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg। और जाओगे आगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और यहाँ पर एक 12th में पढ़ने वाले एक सामान्य छात्र से अपेक्षा करेंगे कि उसको ये वैल्यू ज़्यादातर याद है, क्योंकि हमने कहा 12th में हम लोग हैं, इसलिए कर दें। पहले वैल्यूज़ रख दें सारी फुर्ती से खटाखट। ke²/GME/MP। एक मिनट में इनको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है रफली। कर दें फुर्ती से इतना नोट, जैसे आप कर दें मुझे बताइएगा, फिर एक रफ कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगा क्योंकि अब कैलकुलेशन आपके हाथ में दूंगा, ठीक है ना। कर दिया जनरली।
चल बस तो एक सेकंड मेरा देखें क्या कैंसलेशन हो सकता है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पावर सी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 10⁻⁻11 और -27, -11 और -27 ही हो जाएंगी 10⁻⁻38। और ज़रा ध्यान देखें 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10 - 38 ये रहे, तो ये दोनों तीनों तो वैसे ही कैंसिल हो गई। अब बची आपकी 10⁻⁻31 जो ऊपर जाके हो जाएगी 10 + 31 और 9। तो आपको सबसे पहले तो ये मिल गया, ये हो गया आपका 10⁻40। नियरली चलो मान के चलते हैं कि आपका 9 और 9.1 लगभग कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही मान सकते हो नियरली। अब क्या बच रहा है, ऊपर आपका बच रहा है 1.6 का स्क्वायर, इनमें से एक 1.6 आपका कैंसिल हो जाएगा। एक 1.6 ऊपर आपका बचेगा, नीचे आपका बच रहा होगा 6.67। और कुछ बचता हुआ दिख रहा है तो और मुझे कुछ बचता हुआ दिख नहीं रहा। बढ़िया, कर दें इतना लगभग 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻40। नियर अबाउट में इस डिवीज़न को आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेंगे। एक डिजिट के बाद डेसिमल दिख रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर डिनोमिनेटर बड़ा है। सिर्फ मैंने कहा कॉमन सेंस लगता है मैथमेटिक्स में, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको आप अगर कुछ भी लेंगे तो आपको दिखेगा जो आपका आंसर है ये 10⁻39 में आएगा। इतना मैंने कहा आप डेसिमल कैलकुलेट कर लें। और जैसे आप ये कर देते हैं तो बस अब सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ, ये कर लेना भैया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए 10⁻39 तक। अब हम जाते हैं असली चीज़ पर। यहाँ ये कह रहा था व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। रेशियो क्या चीज़ बताता है। आप एक चीज़ बताएंगे, आप बताएंगे एज एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन, इसका रेशियो जो आपका आ रहा है वो काय में आ रहा है 10⁻39 में। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक हो गया आपका क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक दिख रहा है, एफ इलेक्ट्रिक दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 गुना, 100 गुना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इतने गुना ज़्यादा नहीं है, बल्कि 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर। और ये समझ में आ रहा होगा, ऐसे अपन कह सकते हैं वेरी वेरी ग्रेटर। जो ग्रेटर वर्ड है वो भी यहाँ के कहीं छोटे हो जाते हैं। इतना दिखा दीजिएगा। ये रही इसकी सिग्निफिकेंस। ये बता देता है कि दो पार्टिकल्स के बीच का आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इट इज़ मच ग्रेटर। दिखा दें, जैसे इतना दिखा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम 1 मिनट में, ठीक। चेक करें क्या हो गया आपका इतना। ठीक, ओके। अब ये तो हमने कहा, ये तो बस इसमें आपको केवल वैल्यू डिटरमाइन करनी थी और आपको ये कैलकुलेट करना था कि आखिरकार इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी क्वांटाइज्ड होता है, इसका मीनिंग समझाएं। इसका मीनिंग समझाने की वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन द थ्योरी पार्ट आपने एक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पहले दूसरे टर्न में ही पढ़ा होता है, जहाँ पढ़ रहे होते हैं कि जो आपका चार्ज है वो हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो क्वांटा द पैकेट काम करता है। चार्ज पैकेट जो आपसे कहते थे इंटीग्रल वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 4.5, 4.25, 5.25 या 6.5 या 6.8 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ये प्रिंसिपल याद आ गया, Q इज इक्वल्स टू +-n ही लेते थे, तो इसलिए इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपके रफली स्क्रीन पे लिख दिया है शॉर्टकट में,
लैंग्वेज बदल के आप अपने हिसाब से जो मैं बता रहा था उसी को आप प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या आपसे कहता है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। बॉडी पॉसेसेस चार्ज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी आप चाहें तो यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, प्लस माइनस एन ही, यही आपने प्रिंसिपल पढ़ रखा है। ओनली एन इंटीग्रल नंबर 1 2 3 n, जो भी कह रहा था 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 4.5 पौने 5 नहीं दे पाओगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी, अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, आप चार्ज का फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अ बॉडी पॉसेसेस चार्ज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही। तो आराम से मैंने कहा इस वीडियो को देख के आप चाहिएगा जिसे ये लैंग्वेज अच्छी लगे वो इसको लिख देना, जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन को देख के लिखना चाहे वो लिख दीजिएगा, अपने हिसाब से भी आप उसमें एक आध दो लाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन था आपका, और ये क्वेश्चन आपसे कहता है नेक्स्ट ऑन द मैक्रोस्कोपिक, सॉरी यहाँ आपसे कह रहा था वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्जेस। मैक्रोस्कोपिक से याद आएगा, लास्ट ईयर हम 2 वर्ड लेते थे, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। आपको फर्स्ट चैप्टर ही याद आएगा, फिजिक्स के बिल्कुल पहले चैप्टर में 11th के हम यही पढ़ते थे। मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो पार्टिकल जो हमें दिखते हैं, जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस टाइप की चीज़ें जो होंगे तो, पर आपको नॉर्मल लाइफ में जिनके साथ आप डील नहीं करेंगे। तो ये जानना चाह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक, जब आप बड़े पार्टिकल्स के साथ या बड़े चार्ज के साथ जाते हो तो आप इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं। इसका बहुत छोटा सा कारण है। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक सिंगल 1 कूलॉम्ब चार्ज भी लेते हैं तो 1 कूलॉम्ब चार्ज का मतलब हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। से आप कैलकुलेटेड रखें, और आपसे कहा भी था वैल्यू याद रखिएगा, 1 कूलॉम्ब चार्ज कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे बहुत सारे लोगों को याद आएगा, ये वैल्यूज अपन 10th से याद करते हुए आते हैं। सवाल आता है कि आपने ध्यान दिया, अगर आप जो है जब नॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं 1 कूलॉम्ब, 2 कूलॉम्ब, हाफ कूलॉम्ब, तो आप इतने इलेक्ट्रॉन काउंट कर ही नहीं सकते। इसलिए जब आप लार्ज स्केल चार्जेस पे जाएंगे तो आप काउंटिंग नहीं करते कि इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतने इलेक्ट्रॉन्स, आप सीधे सीधे चार्जेस की बात करते हैं। आधा कूलॉम्ब, 1 कूलॉम्ब, 1.5 कूलॉम्ब, उसमें आपको इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को काउंट करने का ना तो मैंने कहा टाइम होगा, और ना ही कहा जाए वो प्रैक्टिकली फीजिबल होगा। आप जब भी चार्जेस लेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, अब आपके चार्जेस कैसे होंगे, एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया लाइन चार्ज होगा, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक होंगे, कौन काउंट करेगा। तो इसलिए अब हम डायरेक्ट चार्ज लेंगे 2 कूलॉम्ब, 2.5, 3, 3.5 जो भी हो, यही आपका ध्यान जाएगा एक लाइन में। या आप पढ़ के बाद में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लाइन में दिखा देता हूँ। ये कह रहा है ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल द नंबर ऑफ चार्जेस यूज्ड इज मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और जो प्रैक्टिकल हम चार्ज लेते हैं उससे बहुत बहुत कहीं ज़्यादा टाइम्स होता है। जैसे मैंने कहा था, आप सिंपल 1 कूलॉम्ब भी ले लें तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। और इसलिए कहा जाता है दैट्स वाई वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। हम कैसा चार्ज कंसीडर करते हैं, हम कंटिन्यूस चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कल स्फेरिकल शेल ले रहे थे, स्फेरिकल शेल पे इतने माइक्रो कूलॉम्ब या इतने मिली कूलॉम्ब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हैं हम उस चक्कर में नहीं फंसते। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है? हाँ ना, मुझे बताएं, कोई डाउट हो तो पूछें फुर्ती से, फिर मैं अगले क्वेश्चन में जाऊंगा। बोले, कोई समस्या? ठीक, चले, और एक इसको नोट कर लेना, लेक्चर एक बार देख के आराम से। अभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक और छोटा सा ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का। ये कह रहा है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ
आप एक ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ठीक है। 6 मिनट है इस मीटिंग में, बंद हो तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। ग्लास रॉड और सिल्क का मैंने एग्जांपल भी दिया था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की शुरुआती डेफिनेशन इन्हीं दोनों चार्जेस से आपको दी गई थी। मैंने कहा था थेल्स के टाइम या हिस्टोरिकल जो डेफिनेशन है इसी बेसिस पे थी। अब ये कह रहा है सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स, और भी तमाम सारी बॉडीज़ हैं। कैट स्किन है, एबोनाइट रॉड है, एम्बर रॉड है, मैंने कहा वूल है, रेशम है, कई चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। पेन उठा के आपकी अपनी सिर है, अपना स्वेटर है, उससे रब कर लें, तमाम सारे हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सवाल आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करते हैं, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं, हाँ या ना। तो बिल्कुल करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से बजाय यहाँ के केमिस्ट्री का आयन फॉर्मेशन का याद दिलाता हूँ जो आप पढ़ रहे थे। क्या आपको ध्यान है, जब भी सोडियम और क्लोरीन के आयन फॉर्म होंगे, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट इज ट्रांसफर्ड टू द क्लोरीन। और इसलिए जब सोडियम पे आप देखेंगे +1 का चार्ज होगा तो क्लोरीन पे आपका कितना चार्ज होगा, -1। चार्जेस हमेशा जो भी फ्रिक्शन मेथड है, जब भी आप रब करेंगे एक सरफेस के इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पे ट्रांसफ़र होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। वही Q = +-NE। ये तय है जितने इलेक्ट्रॉन से एक सरफेस लूज करेगी दूसरी सरफेस उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। यानी कि आपका जो टोटल चार्ज है वो आप देखेंगे वहीं का वहीं कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगा। टोटल अगर चार्ज करोगे, इनिशियली 0 था, रब कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अब भी उन दोनों का +- टोटल कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट। तो डेफिनेटली इस आंसर को भी आप बाद में नोट कर सकते हैं। क्या आपसे आंसर कहता हुआ जाएगा, ये आंसर आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। आपके चार्ज मैग्नीट्यूड से इक्वल होंगे लेकिन नेचर कैसे होंगे, अपोजिट नेचर आर इंड्यूस्ड ऑन क्रिएटेड ऑन बोथ दी बॉडीज, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। द नेट चार्ज, जो नेट चार्ज आएगा दोनों का, वो भी कितना आएगा, वो टोटल अभी 0 आएगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, यानी ना तो क्रिएट और ना डिस्ट्रॉय। अब कोई शंका हो किसी को तो मुझे पूछ लें, इन छोटे छोटे क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक। कोई डाउट हो तो माइक अनम्यूट करके आराम से आप पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतने छोटी चीज़ों में कोई दिक्कत होगी। अब ये करने लायक अपने पास क्वेश्चन आता है बहुत देर बाद, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस आपको दिए हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5, 2 and -5। बढ़िया, एक सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD, और ध्यान जाएगा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। चलो इसको भी हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। चार्जेस एक स्क्वायर के कोनों पे आप रखें। पहले ही कहा था क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर बना लें और साथ साथ मेरे बनाते चलिएगा। ये डायगोनल लाइन मैंने दोनों आपको दिखा दी स्क्वायर की, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, 4 चार्जेस हैं। QA आपका पॉइंट A पर आपका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, QB है आपका -5 माइक्रोकूलम, QC है आपका 2 माइक्रोकूलम और D है आपका -5 माइक्रोकूलम, ठीक। चारों चार्जेस की हम वैल्यू लिख देते हैं। और अब कह रहा है ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया, 10 सेंटीमीटर हम साइड भी नोट कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन जिस हिसाब से उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कहे कि आपने मेंशन नहीं किया, तो मैंने कहा ये मैंने मेंशन कर दिया, साइड आपकी 10 सेंटीमीटर।
अब जानना चाह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम, और ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज आपने प्लेस किया एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये रहा 1 माइक्रो कूलम का चार्ज, इस पर आपका फोर्स कितना होगा मुझे ये जानना है। अगर याद आए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे तो बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं 0, बढ़िया, वेल डन। तमाम सारे लोगों का आंसर ऑलरेडी 0 आ गया है, बाकी जिनका नहीं आया है उनके लिए मैं बस दिखाता हुआ जा रहा हूँ, है ना। आ जाओ। जैसे आप जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट याद हो, फोर्स डिपेंड करता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे, और पॉजिटिव चार्ज का, दो पॉजिटिव चार्जेस, इनका जो आपका फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा रिपल्सिव, यानी ये हो गया आपका, मैंने मान लिया FA। ऐसे ध्यान देखना, -5 माइक्रो कूलम, -5 का फोर्स आएगा आपका अट्रैक्टिव, ये हो गया आपका FB। सी ध्यान देखें, फिर पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी आपका आएगा रिपल्सिव, और एक मजेदार बात FD, इसका आपका आएगा अट्रैक्टिव। और एक लास्ट कहानी, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी आंसर निकल आते हैं। आग्रह करूँगा फिगर बना दीजिएगा फुर्ती से सारे लोग, बस एक लाइन में लिख दूंगा। शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में सॉल्यूशन यही हो जाएगा। वेक्टर एफ ए और वेक्टर एफ सी आप चेक कर सकते हैं, इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है। अपोजिट होंगे क्योंकि वो आपको सामने फिगर से नज़र आ रहा है। एफ बी और एफ डी आप देख सकते हैं इक्वल और अपोजिट होंगे, और इसलिए हम डायरेक्ट क्या चीज़ बता सकते हैं, आप बता सकते हैं इसका मतलब है आपका एफ नेट, जो भी नेट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, वो कुल मिला के हो जाएगा 0। बढ़िया, शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन की लैंग्वेज मैंने आपको दिखा दी कि आप इसको एक बार फिगर बना के और सिंपल लैंग्वेज में 3 लाइन के सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। कर दें, जैसे ही हो जाए मुझे बता दीजिएगा, नोट डाउन कर दें तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आ जाए अब आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। ये आपका ध्यान जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में आपसे बताते थे। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। फील्ड लाइन कैसे कर्व फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स। और याद दिलाता हूँ, आपसे कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं ओपन कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाती हैं क्लोज कर्व। इनका एग्जिस्टेंस मैग्नेट के अंदर भी होता है। ठीक, मैंने कहा था, जो मैं कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ चुके थे, कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। कंटिन्यूअस कर्व होने के अलावा ओपन कर्व होंगी। मैग्नेट में ये क्लोज कर्व होती है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी इनका एग्जिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी पे हैं कि ये जो आपकी कैसी होती हैं, फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। भैया ब्रेक हो ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज रखोगे, फील्ड लाइन याद है क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी पाथ ट्रेस्ड बाई आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगाओगे, खिसकता 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 ऐसे ही तो जाएगा, कंटिन्यूसली तो जाएगा कि मेढक की तरह चलेगा। यहाँ से खुद का यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर वहाँ आ गया। अगर ध्यान देखना, मेढक की तरह नहीं चल सकता कि फुदक फुदक के बीच में गैप छोड़ा, फिर यहाँ आ गया, फिर फुदक गया, आगे चल गया। तो इसका मतलब इनकी लाइन कैसी होगी, कंटिन्यूअस कर्व। और ध्यान से देखें, ये आपको सेम यही लिखा हुआ मिल जाएगा, आ चार्ज एक्सपीरियंसेस आर कंटिन्यूअस फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है द पाथ एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द फोर्स। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ रिपेल होते हैं, तो आप मानते हैं लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट होकर अंदर आता है, तो आप कहते हैं इनवर्ड। तो मैंने कहा अगर मान के चलें कोई भी नेगेटिव ही चार्ज रख दें और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधा ही चलता हुआ तो आएगा, लगातार फोर्स लगता हुआ। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से चला, बीच में उछला, फिर बोले अब यहाँ चलूँगा, बोले यहाँ नहीं चल रहा, फिर यहाँ चलूँगा उछल के।
इसलिए कह रहा था मेढक की तरह नहीं चलेगा, तो यही कह रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कंटिन्यूअस कर्व्स, द चार्ज मूव्स कंटिन्यूअसली, इट डज नॉट जंप। ये जो है उछल कूद के नहीं चल रहा होता, ये जंप नहीं कर रहा होता। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, इसलिए ये ब्रेक्स नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा था ये आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता है। इसी का पार्ट भी आपकी खुद की शीट में लिखा है, आपकी खुद की जो कॉपी आप बना रहे हैं उसमें लिखा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट जीवन में नहीं करेंगी। रीज़न मैंने कहा था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको मालूम है उस पॉइंट पर टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है, यानी यहाँ पर आपके दो टेंजेंट पॉसिबल होंगी, वन टेंजेंट अलोंग दिस एंड अदर वन टेंजेंट अलोंग दिस। आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, दो टेंजेंट खींच दो, लेकिन भैया आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि कई बार हम लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, दैट्स वाई देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पॉसिबल नहीं होंगे? मैं तो कहता हूँ हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन के ही खिलाफ है। वेक्टर का मतलब ही होता है अ क्वांटिटी विच हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद कर लो लास्ट ईयर के। डिस्टेंस कैसा भी डायरेक्शन हो सकता है, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट मस्ट हैव अ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये वेक्टर का कंसेप्ट था लास्ट ईयर का। इसका मतलब आइदर दिस और दैट, आइदर ऑफ द टू इज पॉसिबल, कोई एक नहीं होगा। और कोई एक नहीं होगा यानी लास्ट टर्न पे भी कह रहे थे फील्ड लाइंस मैच कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, यहाँ से लाइंस मीट कर सकती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या ये क्लियर हो जाता है? ये मैंने कहा यहाँ पास कॉपी में लिखा हुआ है और जिन शब्दों में मैंने आज एक्सप्लेन किया इन्हीं में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बढ़िया, अब हम जाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस आपको दिए हैं, 3 और -3 माइक्रो कूलम। दो चार्जेस देखें बराबर दिए हुए हैं, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट आपको निकालनी है। नेगेटिव टेस्ट चार्ज आप लेके आते हैं इतना। व्हाट इज द फोर्स एक्सपेंड बाय द टेस्ट चार्ज। बढ़िया, कुछ खास नहीं, दो चार्ज दिए हैं, मजे दो चार्ज रख लो। ये लो, एक आपको दिया है 3 माइक्रो कूलम, दूसरा आपको दिया है -3 माइक्रो कूलम, कोई समस्या नहीं, 20 सेंटीमीटर अपार्ट। और मिड पॉइंट पर हमें, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बार लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, बाकी सब 12th में, तो इतना सबको पता है मिड पॉइंट 10 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर कितनी होगी ध्यान से देखें। जब आप मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगी, वन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो आपकी डेवलप होगी E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, और दूसरी नेगेटिव चार्ज की डेवलप होगी टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज जो आपकी हो, तब तक बता देता हूँ, E नेट हो जाएगी E1 प्लस E2। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो Q/R²। ये तो लास्ट टर्न तक भी लेता रहा हूँ भैया, इसलिए एक काम कर लेता हूँ, दोनों में से 9, 10, 9 डायरेक्ट कॉमन लेता हूँ। मैंने कहा था सब्जेक्ट पे, मैथमेटिक्स पे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे जितनी तेज़ पकड़ दिमागी होगी उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे और उतनी ही जल्दी आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। E1 E2 अपने को दिख जाता है, Q/R² होते हैं, 9, 10, 9 पहले से ही कॉमन कर लो। ठीक, फॉर्मूला मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। Q/R² दिख रहा होगा, Q आपका दिया है R², 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो 10 सेंटीमीटर जिन्हें दिक्कत आती है मैं तो पूरे ही लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर हटो,
ठीक। और थोड़ा बीच में ले लेता हूँ प्लस, अगला चार्ज भी एक मज़ेदार बात है, ये भी वही है आपका 310 - 6 और अपॉन फिर हो जाएंगे वही 10 सेंटीमीटर। कर दें मजे से, एक लाइन में कैलकुलेट कर देंगे अगली लाइन में। इसमें कहा था कैलकुलेशन जितनी आपकी तेज़ होंगी उतनी बेहतर आप अपना टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, किसी को फॉर्मूला, वैसे अब यार पूरा चैप्टर एंड कर चुके हैं, फॉर्मूला याद ना हो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, है ना। हाँ बोले बोले। हाँ ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी मैंने इसी डायरेक्शन में ली है ना। नेगेटिव है उसी का तो ये फ़र्क है, पॉजिटिव वाले की आपने इधर ली है और नेगेटिव वाले की आपने इधर ली है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वो आप हमेशा की तरह फिर पूछेंगे हमने यहाँ -3 क्यों नहीं लिया है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये मैंने लिया हुआ है E, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ना कि वेक्टर। अगर वेक्टर लूँगा और यहाँ नेगेटिव रखूँगा तो फिर यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो फिर माइनस माइनस प्लस आएंगे, इसलिए मैंने कहा बेहतर है डायरेक्ट सीधा मैग्नीट्यूड लीजिए। कूलॉम्स लॉ ये आपसे कहता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये वो गलती है जो हम बता दें आप यहाँ भी करेंगे, और अभी आगे एक आध शीट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी करेंगे, मैं वहाँ भी ये चीज़ याद दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों इंटेंसिटीज आपकी प्लस माइनस का फ़र्क यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव होने को, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना हमने यहाँ इनके डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड पे नहीं डायरेक्शन पे असर करते हैं, ये याद रखिएगा। बस कर दें टोटल, मुझे लग रहा है टोटल कैसे करोगे पहले देख लो, दोनों चीज़ें एक ही हैं तो डबल हो जाएंगी, और डबल हो गए कितनी हो जाएंगी 2 × 3 × 10 - 6 और अपॉन कितना आएगा 10 - 1 और स्क्वायर, तो हो गया कुल मिला के 10 - 2। बस एक लाइन में निकाल लो यार, इसको तो निकाल लोगे। अब ये भी हम ही कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा 10⁻⁻² पर जाएंगे 10⁻11 11 - 6 यानी कि बचेंगे आपके 5, और साथ में 3 × 2 = 6 9 × 54 बीच में इनटू, और सबसे खास बात यूनिट ज़रूर लिख दीजिएगा न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, कर दें, सही है। कोई और आंसर चैट सेक्शन में? 5.4 × 10⁻6 आप सही हैं। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मालूम है एक पॉइंट के बाद डेसिमल लेते हैं तो कितना लिखा जाएगा 0.4 कर देना तो हो जाएंगे 6। ये आपकी बिल्कुल एक्सेप्टेबल आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। आप सही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली अमन सिंह जी। लास्ट मैंने कहा कुछ और भी है क्या, और एक चीज़ थी इसी में, ये कह रहा है फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अब ध्यान देखना पूजा, यहाँ भी वही एक सवाल आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आप इतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पर रखते हैं एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं इससे दिखा देता हूँ, इस पॉइंट पर आप एक नेगेटिव चार्ज भी रख देते हैं। ध्यान रखना जो फोर्स लगेगा उसमें मैं प्लस माइनस नहीं लूँगा, डायरेक्शन आप कहोगे वो मैं बता दूंगा। नेगेटिव चार्ज है तो इधर मूव करेगा, क्यों मूव करेगा फिर याद दिलाता हूँ, सबसे देसी कंसेप्ट नेगेटिव चार्ज रखोगे प्लस से अट्रैक्ट होगा, माइनस से रिपेल होगा इधर जाएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं तो देसी धमाका था ही। अगर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड। तो चाहे जहाँ चले आओ नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा इधर, ये कंफर्म हो गया। लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करूँगा उसमें प्लस माइनस नहीं लूँगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा होता हूँ,
पहले मैं इस फॉर्मूले को हटा लूँ, इसकी क्या ज़रूरत है भला, तो मैं वैसे ही रटा हुआ था। और कहाँ थे हम, हाँ, चार्ज 1.5 इतना इस प्लेस, व्हाट इज़ द फोर्स। अगर यहाँ चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो तो मालूम है फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू QE, डाइपोल वगैरह सब में इस फॉर्मूले में इस्तेमाल कर चुके हैं। दैट्स ऑल, हो गया। कितना हो जाएगा, नॉट नेगेटिव, सिंपल, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ और इंटू ई कहाँ गया, ठीक है। और अब ये मत कहना आंसर वैंसर निकालो, आंसर वैंसर नहीं निकलते। अब मैंने 11th में नहीं निकाले तो 12th में क्या निकालूंगा, है ना। तो जो 11th पढ़े उन्हें याद होगा, ऐसे ही निकालते थे। कर लोगे भैया, 5.4 इंटू 1.5, ठीक है ना, कर दें आराम से। तो ये समझ में आ जाता है कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE, ये भी हम पढ़ चुके थे। हो जाएगा आप कंप्लीट, निकालते रहेगा मजे से। एक लाइन नोट कर दें बस इतनी, QE और ख़त्म। और जो प्लस माइनस का पूछ रहे थे वो मैंने ज़रूर क्लियर कर दिया नोट, हाँ ना, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एक देखें अब। अगला आपसे कहता है सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस दिस एंड दिस। फिर आप एक बार देखना, प्लस और माइनस के 2 चार्ज दिए हुए हैं, और प्लस और माइनस के जो 2 चार्ज दिए हुए हैं, ये कह रहा है एट .00 -15 एट .00 +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। डाइपोल मोमेंट कितना है, ज़रा ध्यान से देखो। क्या तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है, पॉइंट ए है 00 -15 और पॉइंट बी है 00 +15। वैसे ही अंदाज लगा लो। मैं मान लेता हूँ कहीं भी z एक्सेस ले लो, कोई ज़रूरी नहीं ये x y z ही ले। मैं मान लेता हूँ ये z है, ये y है, ये मैं x मान लेता हूँ। एक्सेस तो कोई सी मान सकते हो ना। एक 00 -15 पे है और दूसरा 00 +15 पे। इतना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबने पढ़ा होता है ना। टोटल डिस्टेंस दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 30। तो ये तो मैंने वैसे ही फिगर बनाया दिखा दिया, यानी कोऑर्डिनेट दिखता है 15 और -15, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 15 इधर 15 इधर, यानी टोटल। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या कहना चाह रहा है, चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का तो जवाब ही मत दो, टोटल चार्ज तो वैसे ही लिख देंगे डायरेक्ट, टोटल चार्ज। अरे भैया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल हो गया 0, उसमें क्या सोचना। सेकंड चीज़ ज़रूर हम निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ये मत भूल जाना। यही होगा, कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू Q जो था आपका। और फिर याद रखेंगे, इसमें मत फंसना, कौन सा प्लस वाला के माइनस वाला। अगेन याद दिलाता हूँ, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द सेपरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज और साथ में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। चलो 30 सेंटीमीटर, बाकी निकाल लेंगे। यूनिट के लिए कहा है हमेशा एक छोटे सी के साथ बड़ा एम, उल्टा कह रहा हूँ, बड़े सी के साथ छोटा एम, ताकि आप सेंटीमीटर नहीं पढ़ें। कर दें मजे से, कैलकुलेट करते रहिएगा घर में, माइनस प्लस की पावर निकालते रहना। बढ़िया। अनामिका शर्मा ने क्या बताया, 0.75 इंटू 10⁻7, ठीक है। और 0.75 इंटू 10⁻7 जब भी लिखें तो याद रखिएगा इसको 7.5 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम पढ़ते थे सेकंड चैप्टर में एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो कहता था जब भी आप पावर फॉर्म लेते हैं सो डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट डिजिट। और आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले लें, डेसिमल हमेशा एक प्लेस के बाद ही आता है, ठीक है ना। पावर एडजस्ट कर लेना मजे से, ठीक। चल अब नेक्स्ट एक बढ़ जाते हैं, इसके बाद ये तो कर लोगे छोटी छोटी चीज़ें। अगला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। कुन्ने में 30 डिग्री दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हो तो मैं गोला कर देता हूँ 30 डिग्री, ठीक। ये
बोर्ड कवर कम कर रहा है क्या? कितना 30 डिग्री आ रहा है? देखना, चेक करना कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? और तो कितना नहीं आ रहा? वो कैमरा हल्का सा टर्न कर दो ना। तो नहीं, चलो बाद में कर लेंगे, 5 मिनट बचे हैं, अगली बार कर देंगे। विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। अब देखें, एक मिनट फ़ोन मुझे दो। और आगे कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। वैसे तो आपसे कहा जाए ये क्वेश्चन आपके लायक, मतलब मेरे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक तो है खैर, तो इसलिए मैंने कहा बड़े आराम से आप इसे कर सकते हो। बढ़िया, थोड़ा और खिसका दो, सही है अब तो, ठीक है। मैंने कहा अब आप जाएंगे तो ये आपसे क्या 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 कह देगा, टॉर्क कैलकुलेट करो। भैया टॉर्क कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगना है यार, इसलिए क्या होता है मेरे लायक क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो। पी साइन थीटा, और पी साइन थीटा उठाओगे, पी ये रहा, बच्चों वाले क्वेश्चन है 4 × 10⁻9। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तुम्हारी एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते रहना, क्वेश्चन नंबर सारे डले हैं वैसे इसमें। ई आपको दिया है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴। और साइन थीटा दे रहा होगा, कहाँ चला गया? अब तो 30 डिग्री नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। देख लें, हो गया साइन 30 डिग्री, ख़त्म। बढ़िया, यहाँ तो आंसर भी आ गए बहुत सारे लोगों के। वेल डन। साइन 31/2 हो जाएगी, सही है ना। 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और बाकी इतना तो कर ही लोगे यार। 10 की पावर 5 और 10 की पावर -1 है, 10⁻⁴। बढ़िया, कि आप कर सकते हैं। मैंने कहा किए हुए क्वेश्चन है तो वैसे ही ले लिए मैंने, कि आपको ये नहीं लगे कि एनसीईआरटी पर ने की नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, एक पॉलीथीन को वूल से रगड़ मारा, हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। बढ़िया, इतना नेगेटिव चार्ज है। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकालो। चाओ पार्ट ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैसे निकलते हैं? Q = NE से। आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। Q = NE, कितना चार्ज है आपका? 3 × 10⁻7 बराबर n × 1.6 × 10⁻19। यानी इसकी हेल्प से, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसकी हेल्प से आप n = निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे साथ साथ करते आइएगा, बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना जानना चाह रहा है, फ्रॉम विच टू विच, किस से किस में ट्रांसफर हुए। आओ जरा देखो, पॉलीथीन पीस इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन का चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज किसका होता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, पॉलीथीन नेगेटिव है, यानी पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं। ये मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। साथ साथ मेरे सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किससे आए होंगे? तो दूसरा कौन था बेचारा? दूसरी थी आपकी वूल। और किस पर होंगे आपके ट्रांसफर? तो ये ट्रांसफर होंगे पॉलीथीन पर, ठीक है ना। ये हो गया पहला काम। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, ये भी आपको बताया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ मालूम है। बढ़िया, क्या मालूम है? मास पॉजिटिवली चार्ज का कम होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज का बढ़ता है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है क्या ट्रांसफर ऑफ मास है फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? तो आप बताएंगे यस। द मास इज ट्रांसफर्ड, और कोई कहे कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ, वो भी आप बता सकते हैं। वो आप बता सकते हैं एन, वो जो भी आपका एन आया हो, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ये भी कहे तुम निकालो, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए निकालो, एन आपके पास ये मौजूद है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर लिख देता हूँ, याद रखिएगा। कर दें मजे से।
इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड दिखा दें तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, और बता दें द मास इज ट्रांसफर्ड हुआ है, कितना हुआ है वो भी आप बता देते हैं। m इज इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए उतने, ठीक। देखें कर दिया हो सभी ने तो फुर्ती से मुझे बताइएगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड दिखा दीजिएगा वूल टू पॉलीथीन, और बता देंगे मास इज ट्रांसफर्ड, ठीक। और कैलकुलेट, मैंने कहा कैलकुलेशंस इनटू डिवाइड घर पे करते रहिएगा मजे से, बढ़िया। और एक आध देखते हैं, कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चार्ज ऑन ईच इज दिस मच। दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा अगर दोनों का चार्ज इतना हो। मेरे ख्याल है इतने पार्ट ऑफ क्वेश्चन को हम डायरेक्टली आपके लिए सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं। F इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कहाँ गया चार्ज, चार्ज ऑन ईच इज, दोनों का चार्ज एक ही है तो दोनों हो गए Q1 और Q2, और अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर होता है। हर बार 50 इंटू 10⁻² मत करना, कुछ एक डिजिट ऐसी होती हैं जहाँ तो फ़ायदा मिलेगा 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को सीधा लिख दो आधा मीटर। फ़ायदा मैं बताता हूँ तुम्हें, ना इंटू करना है ना डिवाइड, इस 4 का सीधा ऊपर जाके इंटू हो जाएगा और अगली बार आप इसको निकाल सकते हैं। आप देखिएगा 10⁻⁻14 और +9 ये डायरेक्ट हो जाएंगी। 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 और इंटू 4, तो एक आध दो स्टेप में, वैसे तो मेरा मानना है सिंगल लाइन में आप इसे निकाल लेंगे व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच। इतना पार्ट मैंने कर दिया। अब अगले नंबर पे चलेंगे, इतना लिख दें फुर्ती से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये अपने लायक क्वेश्चन नहीं है। बढ़िया कर दिया, वेल डन। अनामिका ने रिजल्ट भी निकाल दिया 1.5 इंटू 10⁻², वेल डन। अब एक लास्ट देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। आप क्या करते हैं, ध्यान देखना, आपको ध्यान है F प्रोपोर्शनेट होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये ध्यान है तो ध्यान से देखें, ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, दोनों का चार्ज आपने कर दिया है डबल। अब देखो ध्यान से, इसलिए आपका F डैश इज इक्वल्स टू कितना होता है ये मालूम है। F डैश बराबर कितना होगा, ध्यान देखो, ये होगा 2 इंटू 2, दोनों चार्ज आपने कर दिए डबल, दोनों के इंटू 2 हो जाएंगे। और सबसे मान बात, डिस्टेंस कर दिया आपने हाफ, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और इंटू 4 यानी कि 16, तो बराबर हो जाएगा 16 टाइम्स। वैल्यू निकालना चाहो तो ये जो वैल्यू निकाली है शायद अनामिका ने निकाली थी 1.5 इंटू समथिंग, है ना, मैं पढ़ लेता हूँ। 1.5 इंटू 10⁻² कह रही थी ये, बढ़िया। तो एक काम करेंगे, उसी को 16 से मल्टीप्लाई कर देना तो F डैश भी आ जाएगा, और नहीं तो इतना आंसर पर्याप्त है। कितने टाइम्स हो गया आपका, कुल मिला के 16 गुना आपका हो जाएगा। कर दें मज़े से, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
कर दिया कंप्लीट, हाँ ना बताएं। तो सब अभी शुरुआत है, क्वेश्चन छोटू मोटू क्वेश्चन है, छोटे छोटे। चाइना मैंने कहा अगर वैल्यू निकालनी हो तो इसकी जो वैल्यू निकली है 1.5 समथिंग जो है निकाली है, चाहो तो उसको भी रख देना, तो एफ डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा। ठीक है, जनरली सभी ने निकाल दिया इतना। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है सपोज टू स्फीयर्स ए एंड बी इन द एक्सरसाइज 1.12, वो जो पिछली एक्सरसाइज वाले थे आर आइडेंटिकल इन साइज, थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, एक तीसरा स्फीयर कैसा, सेम साइज का लेकिन अनचार्ज, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। अब बहुत देर बाद ऐसा क्वेश्चन मिला जो हमें करना पड़ेगा। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, देन फाइनली रिमूव्ड। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। आओ पहले देखते हैं ए और बी पे चार्ज कितना था। ए और बी पे चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻7, दैट वॉज द ओरिजिनल चार्ज। ध्यान है, चार्ज ऑन ईच, यही मैंने लिख रखा है पिछले क्वेश्चन का। मैं फिर से इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, ध्यान देखिएगा। फिगर का पार्ट नंबर 1, अपने पास दो स्फीयर हैं, दोनों का चार्ज है अपना 6.5 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे आए। एक स्फीयर, थर्ड स्फीयर सेम साइज अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, उसको आप पहले के कांटेक्ट में लाए हैं, ये ए और बी। ध्यान देखें, जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में लाएंगे अगली कहानी क्या हो जाएगी, ये तो अपनी जगह वही बना रहेगा, इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। आप इसके कांटेक्ट में लाए हैं ए के कांटेक्ट में सी था अनचार्ज। क्या आपको याद है, जब भी आप दो स्फीयर टच करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इस केस में आप देखना चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये चूंकि अनचार्ज था ही नहीं, 6.5 + 0 तो 6.5 ही हुआ। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड करोगे 6.5 का आधा इमीडिएट आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻7 कूलॉम। पहले ये देखें क्या ये कहानी समझ में आ जाती है। जैसे आप सी को टच करेंगे दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी का चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना? इतना आंसर फुर्ती से दें, क्या इतना क्लियर हो जाता है हर आदमी को? ठीक, क्योंकि बस अगला स्टेप इसी पर बेस्ड है। यहाँ तक का फिगर बना दें फुर्ती से, इतना फिगर बना दें, क्योंकि तीसरा स्टेप बस बनेगा और आपका क्वेश्चन लगभग एंड पे आ जाएगा। ये दोनों फिगर बना दिए। अब इस साइड देखें, इस साइड क्या कहानी है। ए आपका कितना हो गया था, ए आपका 3.25 है, सी भी आपका 3.25 है। अब कह रहा है देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। अब आप इसको सेकंड के कॉन्टैक्ट में लाए, सी को किसके कॉन्टैक्ट में लाए, बी के। बी का चार्ज कितना था 6.5 और सी का चार्ज कितना था 3.25। अब इसको इसके कांटेक्ट में लाए। मज़ेदार बात, इन दोनों का चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होगा ध्यान देखना, अब आपका जो क्यू बी होगा वो काय के बराबर होगा क्यू सी के, और कितना होगा तो दोनों का टोटल करके आधा कर दो तो कितने हो जाएंगे 6.5, 10⁻7 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, प्लस 3.25
यही हो जाएगा। ऐड करो, देखो QB और QC कितने आते हैं। एक्चुअली अपने को तो QB में इंटरेस्ट है। हो जाएगा 9.75 और 9.75 का आधा कितना आएगा? 9.75 का आधा हो जाएगा, पहले तो 9 का होगा 4.5 और 0.375 यानी 4.875 होना चाहिए शायद। चेक करें, सही है, बढ़िया। और वो तो लगे ही हैं साथ में बेचारे। 10-7 हो गया हमारा काम। बस ये थी इस पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन जिसके पीछे हम परेशान थे। देख लें, दोबारा टच किया, फिर आधे आधे बांट दिए, अब आपका QB इतना आ गया। और बस अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप वो आप निकालेंगे। मैं उसके लिए एक लाइन लिख के छोड़ दूंगा। क्या यहाँ तक कर दिया सभी ने? ठीक। और अब जानना चाह रहा है व्हाट इज़ द न्यू फोर्स। आ जाओ, मैं न्यू फोर्स पर चला जाता हूँ। न्यू फोर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। आधा हिस्सा वाई पीले पेन से करेंगे, आधा बेचारा जो उससे कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो आपका न्यू फोर्स है, मैं F' लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B। बस जैसे आप F' देखेंगे, देखें कितना आएगा, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। चेक करें Q1 अपना कितना है। अब ये Q1 हो गया है। और एक मज़ेदार बात, Q2 कितना हो गया है। तो Q2 सब घालमेल होके, आधा अधूरा होके ये हो गया है। तो कितना हो गया है, 4.875 × 10⁻⁻7 और अपॉन r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर था, ये चेक करना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। बढ़िया, मुझे इसलिए याद है क्योंकि अपन ने 1/2 का स्क्वायर किया था ना पहले भी, क्योंकि ओरिजिनल स्फीयर तो पिछले उसके ही हैं। बस मैंने कहा था यही एक लाइन लिख के छोड़ दूंगा अब, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी अच्छी खासी, क्योंकि डेसिमल वाला है तो उसको आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेशन पे तो नहीं जा रहे, बट हाँ अब आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो चेक करें मज़े से क्या आप इसको निकाल पाएंगे, और वो तो निकाल लेंगे। बस ये हिस्सा समझ में आ जाए कि ये आपके चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हमने इनका टोटल निकाल दिया है। न्यू फोर्स दिखा देंगे नए चार्जेस के साथ। जैसे आप कर दें मुझे बताइएगा। कर दिया, ठीक। चलें, अब बचे हुए टाइम में एक आध क्वेश्चन और। कितने मिनट बचे हैं अपने पास? ठीक है, 2-3 मिनट बचे हैं, आराम से एक क्वेश्चन और आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कहता है फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। 3 चार्ज पार्टिकल के आउट ट्रैक दिए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। साइन ऑफ द 3 चार्जेस दिखाएं। साइन ऑफ द 3 चार्जेस जब आप दिखाएंगे तो एक मज़ेदार बात निकलेगी, कॉमन सेंस लगेगा। 3 चार्जेस के साइन देखें, ज़रा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो बिल्कुल दिखने लगे। पहले तो इन चार्जेस के साइन देखो, क्या तुम्हें चार्ज नंबर फर्स्ट नज़र आ रहा है? चार्ज नंबर फर्स्ट जिसे हम बिल्कुल एक मोटे काले कलर से, लाल कलर से दिखाते हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? ये आपका चार्ज नंबर फर्स्ट पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव से रिपेल हो रहा है। तो बिल्कुल तुरंत आप बता सकते हैं ये कैसा चार्ज होगा। कभी एग्जाम में रीज़न भी लिखना हो तो ये आप बताएंगे, इट इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट्स व्हाई इट इज़ नेगेटिव। दूसरा अपने आप समझ में आ गया होगा, दूसरा तीसरा तो खुद ही दिख गए होंगे यार, अब भी तो एक बत्तियाँ नहीं जली। सेकंड वाला डायरेक्ट लिख देता हूँ, नेगेटिव है, देख लो ना। और ये जो तीसरा है ये अपने आप नजर आ रहा है, ये कैसा है?
ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो मैंने कहा ये तो आपका कहानी सीधी सीधी समझ में आ गई। अब एक लास्ट चीज़, ये कह रहा है किस पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। ये बस जानने वाली बात है, ये हुआ एक महान क्वेश्चन। इसमें से Q/m चार्ज टू मास रेशियो, और वो जानना चाह रहा है किसका हाईएस्ट है। ध्यान देखना, चार्ज और मास पे क्या चीज़ डिपेंड करेगी। तुम्हें ध्यान जा रहा है, ये जो आपका डेविएशन हो रहा है, जो चार्ज सीधा चल रहा था, जो भी लेफ्ट या राइट टर्न हुआ है, ये फोर्स की वजह से टर्न हुआ है। जब फोर्स की वजह से टर्न हुआ है तो जो भी टर्न है सबसे पहले डिपेंड करेगा चार्ज पर, क्योंकि ज़्यादा चार्ज होगा ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले ऐसा देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है। मुझे ऐसा लगता है सबसे टेढ़ा डेविएशन तीसरे वाले का है, और अगर सबसे ज़्यादा डेविएशन तीसरे वाले का है, फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं कहना कि मुझे पहले वाले का दिख रहा है, क्योंकि मुझे थर्ड का डेविएशन ज़्यादा दिख रहा है, एकदम तिरछा होता हुआ। ये रिलेटिवली सीधा ही गया है, बाद में मुड़ा है, ये यहीं से एकदम से मुड़ता गया है। पहली चीज़ मैंने कहा इसका टर्न कैसा है, सबसे ज़्यादा। तो अगर थर्ड वाले का टर्न या डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ। बस मैं लिखता हूँ अब आप पूछोगे इससे मुझे क्या मिला, यही तो बता रहा था। इसका मतलब है इस पर फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है। दूसरा, मास पे क्या डिपेंड करेगा, मास भी कहीं ना कहीं यही बात करेगा। अगर मास कम होगा तो पार्टिकल ज़्यादा डेविएट होगा। तो पार्टिकल का ज़्यादा डेविएट होना बताता है कि उसका चार्ज ज़्यादा है, मास कम है। यानी ये रेशियो हाईएस्ट किसके लिए है, जिसका डिफ्लेक्शन हाईएस्ट हो, और जो मैंने कहा मेरे हिसाब से है पार्टिकल नंबर 3। हाँ, आपको ऐसा लगता है वो ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो उसका मान लेना, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप देखेंगे, हम यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा और सबसे ज़्यादा आपका रेशियो किसके लिए निकलेगा। ये रेशियो होगा आपके लास्ट चार्ज का, ठीक।